गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विभिन्न देशों के यात्री आए और उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उन लोगों ने आकलन किया। बहुत करीब से उन लोगों ने भारत को देखा और वैसा ही अपनी पुस्तकों में उन लोगों ने उसे अंकित भी किया। आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ चुनिंदा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत के बारे में पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के नजर में उस दौर का भारत जो था वो कैसा था, किन परिस्थितियों में वो भारत आए और भारत आकर उन लोगों ने क्या-क्या किया। यही तमाम चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहला टॉपिक है कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं का कारण। ये आपके क्लास 12 की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही मैं नोट्स बनाया हूं और यहाँ पर पहला टॉपिक मैं बनाया हूं कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं के कारण का उद्देश्य, मतलब किन कारणों से लोग जो थे उस जमाने में यात्रा करते थे। कोई एक कारण तो हो नहीं सकता। आज भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि हम लोग टूरिज्म के लिए जाएं, पर्यटन के उद्देश्य से जाएं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, रोजगार के लिए जा सकते हैं या इलाज के लिए जा सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे आज भी कारण हैं। तो उस जमाने में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। जब उस जमाने में यात्रा करना आज की जमाने की भांति सुगम नहीं था। आज के तरह तीव्र यातायात के साधन नहीं थे। मार्ग जो थे वो काफी दुर्गम थे। इसके बावजूद यात्री अनेक देशों की यात्रा करते थे। तो उसके पीछे तो कोई वजह होगी। तो आइए समझते हैं। पहला, महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में। सबसे पहला रीजन जो बताया गया है आपके बुक में, वो क्या बतलाया गया है कि महिलाओं और पुरुषों ने जो यात्रा किया वो कार्य की तलाश में, मतलब काम की तलाश में लोग वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। जैसे सपोज दैट लोग ऐसे क्षेत्र में कोई रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है और जब सर्दी की मौसम आती थी तो लोग उन सर्दियों से बचने के लिए उन क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाया करते थे। ठीक इसी प्रकार से रेगिस्तान वाले क्षेत्रों से लोग जो है वो विशेषकर गर्मी के सीजन में वहां से पलायन कर जाया करते थे। तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा, जैसे आप कह सकते हो कि भूकंप की बात हो, चाहे फिर आप बाढ़ की बात कह दो, या इन सभी कारणों से भी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में भी लोग यात्रा करते थे। मतलब जो व्यापारी होते थे वो एक देश से दूसरे देश अपने सामान को बेचने के लिए और अन्य सामानों की प्राप्ति के लिए भी यात्रा करते थे। सैनिक जो होते थे उनका यात्रा का उद्देश्य जो होता था वो विजय अभियान होता था। विजय प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को जीतने के लिए वे लोग यात्रा करते थे। पुरोहित और तीर्थयात्री के रूप में, मतलब धार्मिक कार्यों की वजह से लोग जो है वो यात्रा किया करते थे। जैसा कि इब्न बतूता के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इब्न बतूता भी भारत आया था, लेकिन किन परिस्थितियों में आया था उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। जैसे कि पुर्तगीज यात्री वास्को डिगामा की बात करो या कोलंबस की बात करो,
तो इन सभी लोग जो थे वो अपनी अदम्य साहस के बल पे नए नए रास्तों की खोज करने के उद्देश्य से ये लोग जो थे वो यात्रा किया कर रहे थे। अब है 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए यात्री। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट नोट्स बना दिया हूँ कि कौन कौन से यात्री जो है वो आए। हालांकि आए बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों का यहाँ पे लिस्टिंग किया हूँ जिनका आपके बुक में जिक्र है। अल बरूनी सबसे पहला क्या है? अल बरूनी कब आया है? 11वीं सदी में। कहां से आया है? उज्बेकिस्तान से आया। विस्तार पूर्वक, जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, तुरंत बता रहे हैं। इब्न बतूता ये कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था। ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया। कहां से आया? तो फ्रांस से आया, नाम से पता चल रहा है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था ये, और कहां से आया था? तो हेरात से आया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था दक्षिण में, जिसके बारे में भी अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो कहां से आया था? हेरात से आया था, भारत में। और विशेष करके किस साम्राज्य का? तो विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी का इसने विजिट किया था। आइए, अब जो तस्वीर आपको दिख रहा है, क्लास समझिए कि यहीं से बिगिन हो रही है। यह व्यक्ति अब के बारे में शायद आपको पता ना होगा, लेकिन यह व्यक्ति अल बरूनी है। बहुत सारे यात्री भारत आए और उन लोगों ने अपने अपने नजरिए से भारत को देखा, लेकिन उन सबों में अल बरूनी का एक अलग ही महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग अल बरूनी के बारे में, अल बरूनी के जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो मैं यहाँ नोट्स बनाया हूं उन सारी चीजों के ऊपर भी आप देखोगे। जिनको नोट्स चाहिए पीडीएफ, वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन सबों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अल बरूनी का जन्म 5 सितंबर 973 ईस्वी में, आज का आप कहिए उज्बेकिस्तान या उस जमाने का कहिए ख्वारिज्म में हुआ था। आपको पता हो गया अल बरूनी का जन्म कब? 5 सितंबर। बहुत आसान है, शिक्षक दिवस आप मनाते हो आज। तो अल बरूनी का जन्म जो है वो 5 सितंबर 973 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? आज का आप कहिए उज्बेकिस्तान कह सकते हो, या उस जमाने का ख्वारिज्म कहिए। बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली था वो, और जब वह युवा अवस्था में पहुंचते हैं ये, तो ख्वारिज्म शाह के दरबार में वहां पे कार्यरत हो जाते हैं। मतलब ख्वारिज्म में जन्म, और ख्वारिज्म के दरबार में ही, ख्वारिज्म शाह के दरबार में ही ये काम करने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन 1016 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह के ऊपर गजनवी का आक्रमण होता है, और ये वही गजनवी है, मेंटल, याद है ना आपको, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये वही पागल गजनवी की मैं बात कर रहा हूं, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। उसी ने गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। क्लास 7 में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। तो उसी गजनवी की मैं बात कर रहा हूं कि उसने 1016 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह के ऊपर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। आपको मैं पहले भी बताया हूं कि गजनवी किसी क्षेत्र पर यदि आक्रमण करता था तो उसका उद्देश्य उस क्षेत्र को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाना कदापि नहीं होता था। वह एक लुटेरा था, लुटेरा शासक, लुटेरा शासक कह सकते हो, जिसका मतलब उद्देश्य सिर्फ बेहतरीन चीजों को हासिल करना था।
धन दौलत की बात कहो, यानी आप समझो ना कि जो नायाब चीज होते थे, जो बेहतरीन चीजें होती थी, उसको वह हासिल करना चाहता था। तो उसी ख्वारिज्म शाह को पराजित करने के बाद वह उसके दरबार के जो बहुत सारे जो बेहतरीन लोग थे, प्रसिद्ध लोग थे, उन सबों को भी वह बंदी बनाकर ले आया अपने साथ। और उन्हीं बंदियों में एक थे कौन? अल-बरूनी। ठीक है, यानी अल-बरूनी पहले ख्वारिज्म शाह के पास, और अब किसके पास? तो महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी के पास जब ये आए, उनके जब करीब आए, तब पता चला कि अरे यार, ये तो आदमी बहुत बड़ा विद्वान है। मैं बताऊंगा, न केवल ये एक इतिहासकार थे, बल्कि ज्योतिष विद्या का, खगोल विद्या का बहुत बड़े प्रचंड विद्वान थे, बहुत प्रचंड विद्वान थे ये। इसी वजह से महमूद गजनवी जो था, इसे हमेशा अपने साथ रखा करता था, खास करके अपने अभियान में, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या का बहुत बड़े ज्ञानी थे। और ऐसा ही होता है कि जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, तो उस वक्त, उस आक्रमण के समय, महमूद गजनवी अल-बरूनी को भी अपने साथ भारत लेकर आता है। और यहीं से महमूद गजनवी का भारत की यात्रा की शुरुआत होती है। और भारत महमूद गजनवी फिर आया 1017 ईस्वी में, लेकिन उसका पहले भी आया था, लेकिन इस बार भी आया तो उसका उद्देश्य यहाँ पे शासन करना नहीं था। वो आया, लूटा और यहां से निकल गया, परंतु अल-बरूनी उसके साथ आए जरूर, परंतु वो उसके साथ गए नहीं। अल-बरूनी भारत में लंबा वक्त बिताए। भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था उसे काफी प्रभावित किया। और यहां पे रहकर मैं बता दूं आप लोगों को, अल-बरूनी पहला मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। यानी आपसे यदि कोई पूछ दे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन, तो अल-बरूनी। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, किताबुल हिंद, यह तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में उन्होंने कई जगहों पर भारत के ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे ब्रह्म सिद्धांत, या वाराहमिहिर के द्वारा लिखित बृहत संहिता, या कपिल के सांख्य और पतंजलि के योग का उन्होंने कई जगह पर वर्णन किया है। अपने इस किताबुल हिंद में, अपने इस पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में उन्होंने भगवत गीता, वायु पुराण, विष्णु पुराण का भी जिक्र उन्होंने किया है। किताब तहकीक-ए-हिंद उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं का, समझिए कि उन्होंने आईना दिखलाने का प्रयास उन्होंने किया है। अब आइए, नोट्स के अनुसार मैं कुछ अब बताता हूं, और इसके अलावा मैं पुनः फिर से अपने से भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 5 सितंबर 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने बताया कि वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे,
जिनमें सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित थे, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से क्या किया था, पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म नहीं 1016 होगा, ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वान और कवि को, इन सारी चीजों के ऊपर मैं बात कर चुका हूं, मैं बतला दिया हूं नोट्स में ही, आप लेक्चर में ही आप लोगों को समझा दिया कि ख्वारिज्म पर 1016 ईस्वी में आक्रमण करता है, वहां से बहुत सारे लोगों को वो कैप्चर करता है, उसके पश्चात वो भारत पर आक्रमण करता है, और इस प्रकार से अल-बरूनी का भारत आगमन होता है। ये जो आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हो, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से रिलेटेड उनके द्वारा बनाया गया ये पिक्चर है अल-बरूनी के, है ना। मैं पहले बताया कि वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता थे। अब देखिए अल-बरूनी की यात्रा, मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे बना दिया हूँ। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था। उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। मतलब मैं बताया आपको कि गजनवी 1017 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जरूर करता है, और उसी के साथ अल-बरूनी इंडिया आया, लेकिन अल-बरूनी उसके साथ वापस नहीं जाता है। लगभग 1030 ईस्वी तक वो भारत में ही रुक जाता है, और यहाँ पर रुककर खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सभी विषयों का उन्होंने यहाँ पे रहकर गहन अध्ययन किया, और भारत की सभ्यता और संस्कृति को क्लोज से, बहुत ही नजदीक से उन्होंने यहाँ पर रहकर जानने की कोशिश किया। और इसी वजह से उन्होंने जब पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, तो उसमें भारतीयों के बारे में भी उनका जो वर्णन है, वो समझिए कि कई जगहों पर आलोचनात्मक भी रहा है। भारत में उस समय की जो अंधविश्वास थी, रूढ़िवादिता थी, अहंकार की भावना लोगों में जो थी, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अल-बरूनी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिखते हैं, आप इससे उस समय की भारत की तात्कालीन व्यवस्था के बारे में भी आप समझ सकते हो। अल-बरूनी लिखते हैं कि भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश है ही नहीं। यानी अल-बरूनी को, अब अल-बरूनी जो थे अपने पुस्तक में लिखे हैं भारतीयों के बारे में, कि भारतीयों को लगता था उस जमाने में भी कि हमारे देश के जैसा कोई दुनिया में देश ही नहीं है, और उनके राजा जैसा कोई राजा है ही नहीं, कोई ज्ञान और कोई विज्ञान उनके समान दुनिया में नहीं है। लेकिन अल-बरूनी का मानना था कि ये अहंकार है, और ये उनके भीतर भारतीयों की नकारात्मक सोच है, और यही वजह रही है कि भारत मध्यकाल में इतने सारे विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बनता है, और विदेशी आक्रमणकारियों का शोषण का साधन बन जाते हैं। उस समय भारत में अंधविश्वास कितनी प्रकाष्ठा पे थी, आप इस बात से अल-बरूनी का अंदाजा लगा सकते हैं। अल-बरूनी लिखते हैं अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कि जब दो ब्राह्मण भी एक साथ बैठकर भोजन करते थे, तो अपने दोनों व्यक्ति अपने शरीर के बीच में कपड़े डाल लिया करते थे। मतलब दो आदमी एक साथ बैठ के खा रहा है, दो ब्राह्मण, लेकिन उसके बीच में भी वस्त्र, मतलब एक कपड़ा डाला हुआ है, ताकि दोनों का शरीर जो है वो टच ना कर सके। इस प्रकार से छुआछूत की भावना उस जमाने में थी। उस समय के भारत में विशेष करके उन्होंने जिक्र किया है कि शूद्रों की स्थिति बहुत ही खराब थी। 8 प्रकार के चांडाल का उन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। 8 प्रकार के चांडाल, चांडाल मतलब यानी कि शूद्र। तो उन 8
में कौन कौन थे? मोची, मछुआरे, शिकारी, टोकरी बनाने वाले, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले, इन सबों को 8 प्रकार के चंडाल के रूप में अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। उनका मानना था कि इन सबों की जीवन जो है बहुत ही खराब थी। यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये उन्हीं की पुस्तक का एक अंश है, यानी ये तहकीक-ए-हिंद का ही एक पार्ट है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि तहकीक-ए-हिंद का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखा तहकीक-ए-हिंद, उसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया? तो सचाऊ ने किया था, अलबरूनी इंडिया के नाम से, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से। और बाद में रजनीकांत शर्मा जी के द्वारा भी उनकी इस पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का हिंदी में अनुवाद किया गया। तो आप अब जान चुके होंगे कि किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सचाऊ ने। और हिंदी अनुवाद किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा ने। देखिए यहाँ पे किताब उल हिंद के बारे में, अलबरूनी के बारे में कुछ मैं नोट्स डाल दिया हूं, आप लोग पढ़ लेंगे। यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कर लोगे। ठीक है, अलबरूनी के लेखन कार्य की विशेषताओं के बारे में अब थोड़ा बात कर ले। अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। मैंने बताया ना कि भारत के उस समय के सामाजिक अंधविश्वास जो थी, इन सबों का उन्होंने आलोचनात्मक वर्णन किया है। उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियां भी क्या है? शामिल है। मैंने बताया ना कि वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री, चिकित्सा संबंधी और बहुत बड़े इतिहासकार थे। आइए एक दूसरे यात्री के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, जिनका नाम है इब्न बतूता। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये किनकी तस्वीर है? इब्न बतूता की तस्वीर है। और ये मोरक्को से आए थे। मोरक्को मतलब बोल दो तो दक्षिण अफ्रीका का इलाका है ना। तो आइए अब हम लोग इब्न बतूता के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड। इब्न बतूता का मूल नाम यदि हम लोग बात करें तो शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था, यानी इनका ओरिजिनल नाम जो था वो शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था। और इनका संबंध जो था वो एक काजी परिवार से था। जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो भली भांति समझ सकते हैं कि काजी कौन होते हैं। तो इनका संबंध जो था वो एक काजी परिवार से था, और वह काफी सुखी संपन्न परिवार भी थे और काफी शिक्षित परिवार भी थे। और उसी के अनुरूप ये भी अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। धर्म से इनका जो रुचि था वो काफी बेहतरीन था, धर्म से काफी जुड़े हुए रहते हैं। और हर एक मुस्लिम की जैसी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जीवन में एक बार हज यात्रा पे जाऊं, मक्का मदीना की यात्रा पे जाऊं। तो ठीक ऐसी ही लालसा इब्न बतूता के दिल में भी रहती है। और इसी वजह से वह मोरक्को से जब निकलता है तो वह हज की यात्रा के लिए ही निकलता है, मक्का मदीना की यात्रा के लिए ही निकलता है। लेकिन उसे भी ये बात का अंदाजा नहीं रहता है कि मैं इतनी लंबी यात्रा पर कभी निकल जाऊंगा। और जितने भी मध्यकाल में यात्री आए, चाहे मैं हिंसान की बात करूं या फाहियान की बात करूं, वो प्राचीन जमाने की, या अन्य मध्यकालीन यात्रियों की बात करूं, उन सबों में सबसे लंबी यात्रा करने का यदि क्रेडिट जाता है तो इब्न बतूता का जाता है, जिसका उन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में भी उसने वर्णन किया है। इब्न बतूता मोरक्को से हज यात्रा के लिए निकलते हैं। और उस जमाने में भी धर्म से
जुड़े लोग जो होते थे हज यात्रियों के लिए रास्ते में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का व्यवस्था करते थे ताकि किसी भी प्रकार से हज यात्रियों को कोई असुविधा न हो। ठीक इसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ लेते हुए भाई साहब इब्न बतूता जो है वो मक्का मदीना पहुंच जाते हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है मक्का मदीना जाने की एक बार, लेकिन भाई साहब को तो अपने जीवन में तीन तीन बार मौका मिला और 3 बार इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की। इसी यात्रा के पश्चात वो भारत की ओर अग्रसर होते हैं और भारत आकर उस समय भारत में तुगलक डायनेस्टी का शासन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है और मोहम्मद बिन तुगलक इनकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली में काजी के रूप में इनको नियुक्त कर देते हैं। ये सारी चीजें मैं खुद से बयान कर रहा हूं और उसके बाद में नोट्स में जो है उन सारी चीजों को भी मैं बता दूंगा। दिल्ली में काजी के पद पे कार्यरत रहने के बावजूद भी इब्न बतूता 7 सालों तक मोहम्मद बिन तुगलक से कभी फेस टू फेस मिल नहीं पाता है। 7 सालों के बाद इब्न बतूता को वह अवसर मिलता है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी से मुलाकात करे। इब्न बतूता के ऊपर दिल्ली में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है, उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। जेल से छूटने के पश्चात एमबीटी उसे चीन भेजता है मंगोलिया के शासक से मिलने के लिए, परंतु रास्ते में जहाज खराब होती है, किसी तरह जान बचाकर वह पुनः भागता है और फिर वह श्रीलंका के रास्ते वह चीन की ओर पलायन करता है। ये तो इब्न बतूता की मैं कुछ संक्षिप्त कहानी सुनाया आपको। आइए अब नोट्स के अनुसार मैं कुछ आप लोगों को सुनाता हूं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, यानी इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? रिहला। रेहला भी कहा जाता है, कई जगहों पे आपको मिलेगा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां हमें मिलती है। किस पुस्तक से? रेहला पुस्तक से। ठीक है। मोरक्को की इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका जन्म जो है वो एक काजी परिवार में हुआ था और काजी का काम यह है कि इस्लाम धर्म के जो नियम कानून है उनका ज्ञाता होते हैं, वे उन नियम कानूनों का वे बखान करते हैं। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। मतलब मैं पहले बताया कि इनका परिवार जो था वो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ था, काजी के पेशे से जुड़े हुए थे, यानी इस्लाम धर्म को बहुत करीब से ये जानते थे। इसी वजह से ये बचपन से ही धर्म से जुड़ गए थे, धर्म में इनकी रुचि ज्यादा थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब इनके परिवार के जो सदस्य थे वो ज्ञानी तो जरूर थे, लेकिन उनके लिए ज्ञान का जो स्रोत था वो पुस्तक था। इनके परिवार के ज्यादातर लोग जो थे वो ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम मानते थे वो पुस्तक को मानते थे, लेकिन इनका जो बिलीव था, इनका जो विचार था वो पुस्तक आधारित ना होकर यात्रा आधारित था, यानी ये यात्रा करके ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि ये काफी लंबी यात्रा किए हैं। आप देख सकते हो ये इलाका, और यहाँ से ये जितना रेड लाइन येलो लाइन आप देख रहे हो, ये सभी यात्राओं को पूर्ण करने वाला इंसान कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता की यात्राएं। आइए, 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं 3 बार, कितनी बार? 3 बार उसने मक्का की यात्रा किया है।
और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। यानी इंडिया आने के पहले ही वह इन तमाम देशों की यात्रा वो कर चुका था। और मक्का मदीना का तो कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का जो लाइन है, यहाँ पे मक्का और ये रहा आपका मदीना जहाँ पे मेरा पॉइंटर जा रहा है ना। तो यहाँ पर उसने 3 बार, फिर वो इराक, ईरान, सीरिया के मध्य रास्ते होते हुए वह भारत की ओर अग्रसर होता है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। यानी स्थल मार्ग से होते हुए वह सिंध पहुंचा, सिंध प्रांत की ओर वह पहुंचता है और वहां से वह फिर कहां, दिल्ली पहुंचता है। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने के आदेश दिया गया और वह चीन भी गया। मैंने बताया ना कि उसे मंगोलिया के शासक के पास उसे चीन के रास्ते भेजा जाता है, परंतु रास्ते में जहाज जो है वो खराब हो जाता है, किसी तरह वो जान बचाकर वो वहां से भागता है ना। चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया, वह जहाज से सुमात्रा भी गया। मैंने बताया कि पहली बार जब वो मंगोलिया जा रहा था चीन के रास्ते तो जहाज खराब हो गया, वो जहाज से जान बचा के भागा। और जब दोबारा उसे जाने का मौका मिलता है तो वो किधर से होके जाता है, तो आसाम, बंगाल, श्रीलंका होते हुए वह सुमात्रा से होते हुए फिर वो आगे की ओर जाता है। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत की विशेषताएं, आइए ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही है। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत की विशेषताएं, चीन के विषय में उसके वृतांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन, मतलब इब्न बतूता की जो यात्रा हुई उसकी यात्रा का तुलना जो है वो मार्को पोलो की यात्रा से किया गया है। समझ गया ना। जो इटली से कहा आया था, मार्को पोलो की यात्रा जो हुई थी वो इटली से, बहुत बड़े धर्म सुधारक थे मार्को पोलो, और वे इटली से कहां तक आए थे, चीन तक आए थे। और ठीक उसी प्रकार से इनकी तुलना भी उसी से की गई है। और भारत की भी यात्रा की थी के वृतांत से की जाती है। आप कुल मिलाकर आप ये समझिए ना कि इनकी यात्रा का तुलना जो है वो मार्को पोलो की या चीन यात्रा से की गई है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। आइए आज की तुलना में 14वीं शताब्दी में यात्राएं करना कठिन और जोखिम भरा था कैसे, ये भी आपका एनसीईआरटी का कंटेंट है। इब्न बतूता बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में यात्रा करना सहज नहीं था। मैं पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज के जमाने की तरह उस जमाने के मार्ग जो थे वो सुगम नहीं थे, काफी दुर्गम मार्ग थे। परिवहन के कोई साधन आज के जमाने की तरह नहीं थे। तो क्या क्या कठिनाइयां थी आप इन चीजों से आकलन कर सकते हो। इब्न बतूता बताते हैं कि उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40, आप यहाँ पे ये देख रहे हो मुल्तान, और मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में, मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में उनको 40 दिन का समय लग जाता है। और सिंध से दिल्ली की यात्रा, आप यहाँ देख रहे हो ये सिंध प्रांत से कहा दिल्ली की यात्रा करने में उनको 50 दिन का समय लग जाता है। ठीक इसी प्रकार दौलताबाद से दिल्ली की दूरी, दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र का इलाका है ना, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से उनको दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन का समय, और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। ग्वालियर यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश ये क्षेत्र, और यहां से दिल्ली की दूरी, दिल्ली की यात्रा तय करने में उनको 10 दिन का समय लग गया था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय यात्रा करना जो है वो कितना कठिन था। और उन्होंने आगे लिख रहे हैं कि लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री ग्रहातुर हो सकता है और बीमार हो सकता है। मतलब रास्ते तो अच्छे नहीं थे, दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि रास्ते में लुटेरे जो होते थे यात्रियों को लूटने का काम करते थे, उन्हें उनके सामानों को छीन लिया करते थे। जो विरोध करते थे
तो सड़क के मार्ग से लोग जो जाया करते थे तो लुटेरे लोग जो थे उनको सामान को लूट कर उनको मार दिया करते थे। ये तो एक प्रॉब्लम था ही, साथ ही साथ धैर्य भी होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इससे ऐसे विषम परिस्थिति में जो है यात्री ग्रहातुर हो सकता है। ग्रहातुर का मतलब उनको घर जाने का भी इच्छा उनके भीतर जाग सकती है। विषम परिस्थिति में देखिए, आपकी परिस्थिति यदि अच्छी है, आप बहुत मजे में रह रहे, तो हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपको घर की याद ना आए। लेकिन यदि विषम परिस्थिति में हो तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में जो आएगा वो क्या होगा, मन करेगा भैया घर भाग जाएं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यात्री ग्रहातुर भी हो सकता है और बीमार भी हो सकते हैं, यानी ऐसे जटिल रास्ताओं में लोग चलते चलते बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो यात्रा के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार से लुटेरे जो होते थे यात्रियों को लूटपाट किया करते थे यात्रियों से, और उन्हें मार दिया करते थे। तीसरी समस्या उन्होंने बताया कि यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण को झेले थे। मतलब इब्न बतूता को भी कई बार डाकुओं का सामना करना पड़ा था और उनके आक्रमण को झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। यानी कि अकेले यात्रा नहीं करके कारवां में, ग्रुप में चलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इनको लूट का शिकार होना पड़ा। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ था। मैंने बताया ना कि मुल्तान से जब वो दिल्ली आ रहे थे तो 40 दिनों का समय लग गया था, और उसी यात्रा के दौरान इनके ऊपर लुटेरों का आक्रमण भी होता है और कई साथी जो थे वो इनके मारे भी गए, है ना। और कई सारे साथी जो थे वो घायल भी हुए, उनमें इब्न बतूता भी थे। यानी यहाँ से अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि उस जमाने में यात्रा करना जो था वो कोई आसान काम नहीं होता था। ठीक है, अब है कि फारस के 4 सामाजिक वर्ग, यानी कि फारस का अगला टॉपिक है आपके बुक में कि फारस के सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां के समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में बांटा गया है ना। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में फारस को 4 सामाजिक वर्ग भागों में यानी बांटा है। पहला क्या है, घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित वर्ग। तीसरा चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक वर्ग। और चौथा है कृषक तथा शिल्पकार वर्ग। तो ये 4 वर्गों में फारस के समस्त समाज को बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। यदि हमारे वीडियो को आप पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।